हम बात करेंगे 2019 में आए हुए चौथे पेपर यानी रिसर्च मेथड इन एजुकेशन में आए हुए प्रश्नों के बारे में। आप सभी विद्यार्थियों को गुरु फुलचंद महाविद्यालय के शिक्षा संकाय की तरफ से ज़्यादा रिसर्च मेथड इन एजुकेशन के प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि यही एक पेपर है जो काफ़ी चैलेंजिंग भरा है और आपके लिए बिल्कुल नया है। और परीक्षक की मंशा ये रहती है कि आप जो भी आंसर इसका लिखें, इन प्रश्नों का, वो टू द पॉइंट लिखें। तो बिना देर किए हुए आइए इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न, शैक्षिक शोध को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, शैक्षिक शोध का मतलब होता है कि शिक्षा में किया जाने वाला शोध। और जहाँ तक इसको परिभाषित करने की बात है, तो हम विद्वानों के अनुसार इसको समझेंगे। तो पहली परिभाषा है जॉर्ज मूले के अनुसार। जॉर्ज मूले के अनुसार शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना शैक्षिक अनुसंधान कहलाता है। दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं WM ट्रेवर्स के अनुसार, शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। अगला, डिफाइन हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, परिकल्पना किसी भी शोध समस्या का एक पूर्वानुमानित उत्तर होता है या हल माना जाता है। तो इसकी परिभाषा को हम दो विद्वानों के अनुसार समझ सकते हैं। कर्लिंगर महोदय ने कहा है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के संबंधों का कथन है। और सबसे उत्तम परिभाषा टाउनसेंड की मानी जाती है। उन्होंने कहा है, परिकल्पना शोध की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। अगला प्रश्न, किसी समस्या से संबंधित एक शोध परिकल्पना लिखिए। तो देखिए, एमएड में डिजर्टेशन कराया जाता है और डिजर्टेशन में हम किसी टॉपिक का चुनाव करते हैं। मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया है, एक प्रकरण लिया है कि स्नातक विद्यार्थियों के शैक्षणिक उपलब्धि पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव। तो इससे जुड़ी कई परिकल्पनाएं हो सकती हैं और हम एक परिकल्पना इसमें लिख सकते हैं कि स्नातक विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर संवेगात्मक बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न, स्थिरीकृत समानुपाती यादृच्छिक न्याय दर्शन की अवधारणा को लिखिए। तो देखिए, जो हमारा न्याय दर्शन होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो जो आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग है, वो आपके प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का ही एक उदाहरण है। यानी जब हमारी जनसंख्या बड़ी और विषम जाति हो जाती है, विषम जाति कहने का मतलब उसमें मेल फीमेल के आधार पर या उनके लोकेशन के आधार पर हमें पॉपुलेशन को डिवाइड करना हो, तो हम इस न्याय दर्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम एक गांव में जिसकी जनसंख्या 2000 है, पॉपुलेशन 2000 है, तो हम पहले क्या करेंगे कि 2000 को हम मेल फीमेल के आधार पे बांट लेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 1200 मेल हो गए और 800 फीमेल हो गए, और हमें इन 2000 में से सिर्फ 200 का ही सैंपल लेना है और मेल फीमेल हमें लेना ही है बराबर इक्वल मात्रा में। तो हम क्या करेंगे कि अब 1200 जो मेल है उसमें से हमने 100 मेल ले लिए और जो 800 फीमेल है उसमें से हमने 100 फीमेल ले ली। यानी हम इसमें जनसंख्या को 2 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और इन ग्रुपों में एक ही तरह के सेम क्वालिटी वाले लोग इसमें इस न्याय दर्शन में आते हैं। और माना भी जाता है कि सैंपल जो होना चाहिए वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, इसलिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एक अच्छा सैंपलिंग माना जाता है। अगला प्रश्न, एक किताब का संदर्भ एपीए शैली में लिखिए। तो देखिए, जब हम शोध कार्य करते हैं और हमारा शोध कार्य पूरा हो जाता है, तो अंत में आपने शोध में जिन बातों को लिखा है उसका रेफरेंसेस कहाँ से लिया है, उन चीज़ों को आप बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत लिखते हैं। तो इस चीज़ को लिखने के लिए कई शैलियाँ हैं, जिसमें एपीए है, एमएलए है, शिकागो है, ये सब आपके स्टाइल लिखने के हैं। तो हम शोध लिखें, चाहे डिक्शनरी लिखें, चाहे किताबें लिखें, तो उसमें हम एपीए शैली का ही प्रयोग करते हैं। तो एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। और इसमें हम जब रेफरेंसेस लिखते हैं, तो पहले राइटर का लास्ट नाम, फिर कॉमा देते हैं, फिर फर्स्ट नेम, फिर डॉट लगाते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट में वह किताब किस सन में छपी है उसको लिखते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर जो किताब का नाम है, बुक टाइटल है, वो लिखते हैं, फिर डॉट लगाते हैं, फिर उस जगह का नाम लिखते हैं जहाँ से वो किताब पब्लिश हुई है, और फिर उस पर सेमीकोलन देते हैं और फिर पब्लिकेशन का नाम लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसपी गुप्ता ने शिक्षा मनोविज्ञान की किताब लिखी है, तो आप एसपी गुप्ता को गुप्ता लिख के कामा देंगे, फिर एसपी लिखेंगे, फिर वो किताब जिस सन में छपी है उस सन को आप छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर उस किताब का नाम लिखेंगे, वो किताब किस जगह से छपी उसको लिखेंगे, और किस पब्लिकेशन के अंदर छपी है इसको लिखेंगे। तो ये था आपका एपी शैली। अगला प्रश्न, डिफाइन पॉपुलेशन। तो देखिए, जनसंख्या को परिभाषित करने के लिए आप कर्लिंगर की परिभाषा सबसे बेस्ट लिख सकते हैं। कर्लिंगर ने कहा है कि जनसंख्या लोगों, घटनाओं या वस्तुओं का ऐसा समूह है जिसे हम अच्छे से परिभाषित करते हैं। अगला प्रश्न, चर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन वेरिएबल। तो देखिए, जिस वस्तु, व्यक्ति या घटना के गुणों का मापन किया जा सकता है वे चर कहलाते हैं।
किसी भी शोध समस्या में कम से कम 2 चर का होना बहुत ही आवश्यक है। यानी चर वह है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, और यदि हम इसको परिभाषित करें तो डी मैटो एक विद्वान है जिन्होंने कहा है कि किसी प्राणी, वस्तु या घटना के मापने योग्य गुणों को चर कहा जाता है। अतः चर कहलाने के लिए 2 कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 1, उसमें मापे जाने का गुण हो, और नंबर 2, जिसके मान में परिवर्तन होता हो। और चर के टाइप्स देखें तो चर 3 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल, और संगत चर यानी रिलेवेंट वेरिएबल। अगला प्रश्न, न्याय दर्शन तकनीक की अवधारणा को लिखिए। तो देखिए, न्याय दर्शन तकनीक के अंतर्गत, यानी जिसको हम प्रतिदर्शन तकनीक कहते हैं, उसमें जनसंख्या से प्रतिदर्श को चुनने के लिए कई सारी विधियां प्रयोग की जाती हैं, जिसमें सिर्फ 2 तकनीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी न्याय दर्शन तकनीक 2 प्रकार की हो सकती है, या होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नंबर 1, और नंबर 2 नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी संभावित प्रतिदर्शन और असंभावित प्रतिदर्शन। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत भी कई प्रकार के आते हैं, जिसमें पहला सिंपल रैंडम सैंपलिंग, नंबर 2 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, नंबर 3 सिस्टमैटिक सैंपलिंग, और नंबर 4 क्लस्टर सैंपलिंग। यदि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंतर्गत आने वाले सैंपल टेक्निक को देखें तो उसमें एक्सीडेंटल सैंपलिंग, जजमेंट सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग इत्यादि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न, राइट टू पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, यानी शोध विकल्प के 2 उद्देश्य लिखने हैं। तो देखिए, किसी शोध कार्य को करने से पहले उस शोध की रूपरेखा बना लेना और यह तय करना कि हमें शोध कैसे करना है, किस समस्या को खोजना है, परिकल्पना कैसे बनानी है, सैंपल कितना लेना है, ये सारी जो रचना हम करते हैं उसे ही हम शोध डिजाइन कहते हैं। तो शोध डिजाइन के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 शोध प्रश्नों या शोध समस्या का सही उत्तर खोज करना, नंबर 2 जो भी प्रश्न है उनको नियंत्रित करना, नंबर 3 पूर्वाग्रह और सीमांत त्रुटि को कम करना, अनुसंधानकर्ता को सीमित स्रोत में अपने शोध कार्य को पूरा करने में सहायता देना, समय की बर्बादी कम करना इत्यादि शोध डिजाइन के उद्देश्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न, शोध उपकरण को परिभाषित कीजिए, यानी शोध या अनुसंधान उपकरण क्या है। तो देखिए, जो भी हम शोध में अपनी परिकल्पना हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके टेस्टिंग के लिए, उसके परीक्षण के लिए हमें डेटा की आवश्यकता होती है, यानी आंकड़ों की आवश्यकता होती है। और उन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए, संकलित करने के लिए हम जिस भी टूल्स या उपकरण का प्रयोग करते हैं या अनुसंधानकर्ता उनका उपयोग करता है, उसे ही हम शोध उपकरण कहते हैं। यानी आंकड़ों को एकत्र करने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण ही शोध उपकरण कहलाता है। शोध उपकरण कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रश्नावली क्वेश्चनियर होता है, साक्षात्कार होता है, निर्धारण मापनी होता है, अवलोकन होता है, अनुसूची होती है, समाज मिति विधि होती है, आवृत्ति मापनी इत्यादि होती है। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो पहला प्रश्न, शैक्षिक शोध के क्षेत्र को लिखिए अथवा शोध के प्रकारों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न, शोध पैराडाइम का विस्तार से उल्लेख कीजिए या समाजमितीय तकनीकी को विस्तार से विवेचित कीजिए। नेक्स्ट, अवलोकन तकनीक से आप क्या समझते हो? अवलोकन अनुसूची के निर्माण में प्रयुक्त पदों को लिखिए, या साक्षात्कार तकनीकी को परिभाषित कीजिए, साक्षात्कार अनुसूची के निर्माण में प्रयुक्त पदों को लिखिए। पांचवा प्रश्न, अभिवृत्ति मापनी का उल्लेख कीजिए, इसको निर्मित करने के पदों को लिखिए, या संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को विस्तार से विवेचित कीजिए। अगला प्रश्न, असंभाव्यता नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को विस्तार से विवेचित कीजिए, या निर्धारण मापने की अवधारणा को लिखिए, इसको निर्मित करने के पदों के लिखिए। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ। सेक्शन सी में 7वां प्रश्न है, प्रयोगात्मक विधि को शैक्षिक अनुसंधान के संदर्भ में इसके विभिन्न शोध विकल्पों के साथ विवेचित कीजिए। शैक्षिक समस्या की शोध व्याख्या लिखिए। अगला, किसी शैक्षिक शोध पर एक शोध प्रस्ताव तैयार कीजिए। 10वां प्रश्न, शोध में संबंधित साहित्य की समीक्षा की भूमिका इसके महत्व के साथ विवेचित कीजिए। और अंतिम प्रश्न, शोध समस्या की अवधारणा को विवेचित कीजिए। शोध समस्या के चयन, पहचान, संबंधित विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो ये था 2019 में आया हुआ रिसर्च का पेपर, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी आगामी परीक्षा के संदर्भ में।